तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेज में जैसे हम लोग देखे थे नरमपंथी चरण के बारे में यानी उदारवादी चरण के बारे में, आज हम देखेंगे नरमपंथी चरण। अब आखिर ये चरण आया क्यों? तो ये चरण आने का कारण था कि जैसे हम लोग देख रहे थे एक्सट्रीमिस्ट थे, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज जैसे हम लोग देख रहे थे उसमें कि जो नरमपंथी चरण था वो क्षमा याचना या सॉरी ये याचना तरीके से या प्रार्थना पत्र देकर अपनी मांगे रख रहा था, लेकिन सरकार क्या कर रही थी, उनकी मांगों पर वैल्यू दे नहीं रही थी। जब दे नहीं रही थी तो उसी में क्या हुआ, गर्मपंथी चरण का उदय हुआ। ये भी कांग्रेस के ही दल है, लेकिन ये गर्मपंथी चरण में है और वो नरमपंथी चरण में थे। तो पहले इनके नेता देख लेते हैं। नेता गर्मपंथी चरण के बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, ये सब कैसे हैं? अरविंद घोष, रास बिहारी बोस, रास बिहारी, ये सब कैसे हैं? गर्मपंथी चरण के नेता हैं। ये गर्मपंथी चरण के नेता है। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, मेनली यही तीन है, लेकिन ये भी गर्मपंथी ही है। ये मेन तीन है, लेकिन ये भी अरविंद घोष और रास बिहारी घोष ये भी गर्मपंथी चरण के हैं। एक रास बिहारी घोष थे, वो कहाँ आए थे? नरमपंथी चरण में आए थे। जो रास बिहारी घोष थे वो नरमपंथी चरण में आए थे, लेकिन ये रास बिहारी घोष है, ये कहाँ आएंगे? एक्सट्रीमिस्ट फेज में आएंगे। एक्सट्रीमिस्ट फेज में क्यों? हम लोग नेता के देख लिए, ये गर्मपंथी चरण के नेता हैं। नेता के बारे में ये लोग देख लिए। अब ये क्यों आया, इसका कारण क्या था? ये सरकार के इनके कारण क्या था? सरकार के जो नीतियां थी, सरकार की जो कार्य प्रणाली से असंतुष्ट है। कैसे थे? असंतुष्ट है। ये संवैधानिक तरीका से जो मांगे रखी जा रही थी, संवैधानिक तरीका से जो मांगे रखी जा रही थी, जो उदारवादी चरण के नेता थे, उससे ये लोग सहमत नहीं थे। सहमत क्यों नहीं थे? क्योंकि सरकार इनको कोई वैल्यू नहीं दे रही थी। क्योंकि सरकार इनकी मांग को कोई तवज्जो यानी ठुकरा भी नहीं रही थी, लेकिन तवज्जो भी नहीं दे रही थी। यानी ठुकरा भी नहीं रही थी, लेकिन इनको एक होता है कि से मांग को मानना है, लेकिन सरकार इनकी मांग को नहीं मानती थी, तवज्जो ही नहीं देती थी। तो सरकार इनकी मांग को तवज्जो नहीं देती थी। तो इससे ये लोग क्या हुए, इसी में क्या हुआ कि एक गर्मपंथी चरण का नेता होता है, जिसे किसी की सोच होती है कि ये लोग तुरंत उग्र हो जाते हैं। तो इसी में क्या था कि ये लोग उससे सहमत नहीं थे, यानी संवैधानिक तरीका से ये लोग सहमत नहीं थे। और नरमपंथी में क्या था कि ये लोग मांगे नहीं माने जाने पे ये लोग धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन नहीं करते थे। लेकिन इसमें क्या था, गर्मपंथी चरण में ये लोग धरना प्रदर्शन करने लगते थे। ये लोग धरना प्रदर्शन के जरिए अपनी मांग को रखवाते थे। शुरू में ये लोग रखते थे संवैधानिक तरीके से,
लेकिन जब नई मांगे पूरी हो रही थी तो ये लोग धरना प्रदर्शन करते थे, इसीलिए इसको बोला गया है गर्मपंथी चरण। इसमें क्या हुआ कि जब कांग्रेस को देखेंगे 1905 तक जो नरमपंथी चरण था, जो 1905 तक नरमपंथी चरण था, देखेंगे उसमें 1899 में लॉर्ड कर्जन वायसराय बन के आता है। कब? 1899 में कौन आता है? लॉर्ड कर्जन। और ये लोग क्या चाह रहे थे? जो नरमपंथी थे उन लोगों ने मांग किया था कि हम लोग को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, केंद्रीय में भी प्रांत में भी। लेकिन जैसे ही लॉर्ड कर्जन आता है उसने कुछ ऐसा काम किया जो जिससे कि लगता है कि वो कांग्रेस को कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे थे, यानी कांग्रेस की मांग का कोई वैल्यू नहीं था। तो यहाँ लॉर्ड कर्जन के कार्य क्या था? पहला इसका कारण लिख लीजिए, इनका कारण अति गर्मपंथी चरण क्यों हुआ, ये पूछ सकता है गर्मपंथी चरण के कारण क्या थे। तो पहला यहाँ जो आपको बताए कि संवैधानिक तरीका पर संवैधानिक तरीका पर भरोसा नहीं था, यानी जो ये नेताएं थे, जो इनके नेताओं थे, उनको संवैधानिक तरीका पे भरोसा नहीं था। जो 1892 में भारत परिषद अधिनियम आया, भारत परिषद अधिनियम, उसमें भी कुछ खास नहीं मिला। उसमें भी भारतीयों को निराशा मिला, उसमें भी भारतीयों को निराशा मिली। 18 संवैधानिक तरीका पर भरोसा नहीं था। तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया, उसमें भी भारतीयों को क्या हुआ? निराशा मिली। इसके बाद इसमें अनेक ढंग से जो कर्जन आएगा, तो कर्जन की अनेक नीतियां ऐसी रही है जो एक्सट्रीमिस्ट फेज को यानी गर्मपंथी चरण को जन्म देती है। उसकी क्या नीतियां थी? एक और यहाँ पे घटना का उल्लेख आता है, उसमें था कि 1896 में जो आपको बताए थे कि 1885 में प्लेग फैला था, तो 1896 में पुणे में प्लेग की जांच के दौरान दो अंग्रेज अधिकारी रैंडे एवं रैंडे एवं आर्यस्ट की हत्या कर दी गई। इसके द्वारा? चापेकर बंधुओं के द्वारा। चापेकर बंधुओं के द्वारा कब? 1896 में किसकी? रैंडे एवं आयर्स्ट की हत्या कर दी गई। और इसका श्रेय अंग्रेजों ने किसको दिया? इसका श्रेय अंग्रेजों ने किसको दिया? इसका श्रेय अंग्रेजों ने तिलक को दिया। और इनको 18 माह की जेल हुई। 18 माह की जेल हुई। कितने? 18 माह की जेल हुई। 18 माह की जेल हुई तो इनकी जेल की खबर पूरे भारत में फैल गई। इनकी जेल होने की खबर पूरे भारत में फैल गई और यहीं से इनको लोकमान्य की उपाधि मिलेगी। तो ये अंग्रेजों ने तिलक को दिया, तिलक को 18 माह की जेल हुई। ये खबर पूरे भारत में फैल गई। जब ये पूरे भारत में फैल गई तो और अधिक लोग इस गर्मपंथी चरण में आ गए, यानी और लोग उग्र हो गए, तो इसमें एक्सट्रीमिस्ट स्टेज में आ गए। इसके बाद कर्जन का कार्य देखते हैं। इसके बाद यहाँ कर्जन का कार्य, कर्जन ने क्या किया? कर्जन का कार्य क्या था कि
कर्जन ने जैसे ही 1899 से 1905 तक रहा है, तो जैसे ही एक कर्जन आया तो कर्जन ने क्या किया, कांग्रेस को वैल्यू देना कम कर दिया। कांग्रेस को कर्जन ने वैल्यू देना कम कर दिया, यानी एक तरह से इग्नोर करने लगा। इसमें क्या किया उन्होंने, कलकत्ता महानगर पालिका में निर्वाचित जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्यों की संख्या को घटा दिया और मनोनीत संख्या बढ़ा दिया। निर्वाचित संख्या घटा दिया, मनोनीत संख्या बढ़ा दिया। मनोनीत संख्या बढ़ा देने से क्या होगा कि ये जो मनोनीत उस टाइम पे किया जाता था, ये सीधे कौन करता था, वायसराय करता था। जैसे भारत में देखेंगे तो राष्ट्रपति करता है मनोनीत राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या का, और राज्य में जाएंगे स्टेट में तो देखेंगे कौन नियुक्त करता है, गवर्नर नियुक्त करता है। तो इसी तरह पे यहाँ क्या हुआ कि कलकत्ता महानगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या को जब घटा दिया और मनोनीत संख्या को बढ़ा दिया, इसका मतलब कि वायसराय का हस्तक्षेप नगर पालिका में बढ़ गया। वायसराय का हस्तक्षेप नगर पालिका में बढ़ गया। इसके बाद इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया। कब? 1904 में। इसमें भी क्या किया गया, मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया गया। यहाँ भी विश्वविद्यालय में भी मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया गया। जो सीनेट यूनिट होते हैं वो क्या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते थे, तो यहाँ पे वायसराय को नियुक्त किया जाता था। इसमें भी क्या हुआ कि मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया। इससे भी क्या होगा, विश्वविद्यालय में भी वायसराय का हस्तक्षेप बढ़ गया। इसके बाद इन्होंने यंग हस्बैंड मिशन को तिब्बत भेजा। तिब्बत पर अधिकार करने के लिए यंग हस्बैंड मिशन, यंग हस्बैंड मिशन कहाँ भेजा? तिब्बत। कब भेजा? 1904 में। 1904 में यंग हस्बैंड मिशन इन्होंने तिब्बत भेजा। इससे में क्या हुआ, लेकिन भारतीय लोग चाहते थे कि तिब्बत पर ब्रिटिश अधिकार न करे, लेकिन उनके विरोध के बावजूद, कांग्रेस के विरोध के बावजूद इसने इस मिशन को तिब्बत भेज दिया। यानी 1904 में इस मिशन को तिब्बत भेजा। और इसके बाद एक और बहुत बड़ा फैसला लिया गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। 1905 में इन्होंने बंगाल विभाजन किया। बंगाल विभाजन ये प्रशासन बोला कि बंगाल का एरिया बहुत बड़ा है, तो हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम इसका विभाजन कर रहे हैं। हालांकि इसकी नीयत ये नहीं थी कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया है, लेकिन ये विभाजन करेगा और बोल रहा है कि हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से विभाजन कर रहे हैं, लेकिन ये जो विभाजन करेगा ये एक तरह से हिंदू और मुस्लिम करने के लिए, क्योंकि देखेंगे पश्चिम बंगाल में हिंदी बाहुल्य क्षेत्र और वो जो पूर्वी बंगाल है उसमें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। हम उसको आगे देखेंगे बंगाल विभाजन में। लेकिन ये बोला क्या कि हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है। इसी 1905 में बंगाल विभाजन किया। तो एक तरह से यहाँ क्या हुआ कि वायसराय का हस्तक्षेप बढ़ते जा रहा था। जब वायसराय का हस्तक्षेप बढ़ते जा रहा था, इसीलिए यहाँ पे गर्मपंथी चरण का उदय हुआ। तो इनकी विचारधारा क्या थी? फिर ये तो कारण था, ये सब कारण था। अब गर्मपंथी की जो विचारधारा है वो क्या थी? इनकी विचारधारा कैसे थी? पहला, ये उग्रवादी नेताओं की तरह ही
ये उदारवादी नेताओं के तरीके, शांतिपूर्ण तरीके पर भरोसा नहीं रखते थे, यानी उदारवादी नेताओं की तरफ शांतिपूर्ण तरीके पर भरोसा नहीं रखते थे, भरोसा नहीं रखते थे। ये मांग करते थे, मान लीजिए कोई भी चीज़ हम मांग किए, लेकिन मांग न माने जाने पे, यहाँ लिखा था मांग न माने जाने पर विरोध या धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करेंगे। मांग न माने जाने पे मांगेंगे। मान लीजिए मांग हमने कोई मांग किया, लेकिन अगर ब्रिटिश ने उसको मांग को तवज्जो नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जो नरमपंथी थे वो धरना प्रदर्शन नहीं करते थे। लेकिन जो मांग करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, जो धरना प्रदर्शन होगा वो कैसा होगा, अहिंसात्मक। धरना प्रदर्शन अहिंसात्मक होगा, अहिंसात्मक होगा, यहाँ लिख लीजिएगा अहिंसात्मक, यानी उसमें कोई हिंसा नहीं होगा। धरना प्रदर्शन करेंगे लेकिन कैसा होगा, अहिंसात्मक होगा, इसीलिए इसको एक्सट्रीमिस्ट फेज बोलेंगे। लेकिन जैसे हिंसा होने लगेगी वो क्रांतिकारी चरण में चला जाएगा। कहाँ जाएगा, क्रांतिकारी चरण में। लेकिन यहाँ पे हिंसा नहीं हो रही है, अहिंसात्मक हो रहा है, इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट फेज है। गर्मपंथी तो है लेकिन कैसा है, अहिंसात्मक है। अहिंसात्मक यानी इसमें हिंसा ही नहीं है। तो ये मांग न माने जाने पे विरोध और धरना प्रदर्शन करते थे। इनका कहना था कि राजनीतिक सुधार पहले हो। इनका क्या कहना था कि राजनीतिक सुधार पहले हो, राजनीतिक सुधार पहले हो, बाद में धार्मिक और सामाजिक सुधार होगा। सामाजिक सुधार होगा, यानी पहले इनका कहना था कि पहले राजनीतिक सुधार हो, यानी भारतीयों को राजनीति में हिस्सेदारी दिया जाए, भागीदारी की दिया जाए, इसमें राजनीति में। बाकी जो धार्मिक और सामाजिक सुधार होगा हम बाद में करेंगे, पहले क्या हो, राजनीतिक सुधार हो। राजनीतिक सुधार पहले हो, बाद में हम धार्मिक और सामाजिक सुधार करेंगे। इसके बाद ये क्या चाहते थे कि ये जैसे एक होता है कि क्रमिक सुधार किया जाता है, नहीं धीरे धीरे सुधार किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है कि धीरे धीरे सुधार किया जाता है। लेकिन ये लोग क्रमिक सुधार में भरोसा नहीं रखते थे। जैसे उदारवादी जो उदारवादी नेता थे, यानी उदारवादी चरम था, वो क्या था, क्रमिक सुधार चाहता था, यानी धीरे धीरे सुधार चाहता था। ये लोग क्या करते थे, क्रमिक सुधार पर भरोसा नहीं रखते थे। क्रमिक सुधार पर भरोसा नहीं, ये लोग क्या चाहते थे, पूर्ण परिवर्तन, यानी पूर्ण सुधार चाहते थे, यानी पूरी तरीके से सुधार हो, यानी पूर्ण परिवर्तन चाहते थे, पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। ये लोग पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। जो हम आपको बताए थे कि नरमपंथी क्या चाहते थे, नरमपंथी स्वशासन चाहते थे। ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग स्वराज चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक स्वराज चाहते थे। क्या चाहते थे, स्वराज। बाल गंगाधर तिलक स्वराज चाहते थे, यानी पूरी तरह से क्या हो, हमारा राज्य यानी स्वराज हो। तो बाल गंगाधर तिलक स्वराज चाहते थे, लेकिन वो स्वशासन चाहते थे। वो ब्रिटिश सरकार का अधीन ही स्वशासन चाहते थे, लेकिन ये पूरी तरह से स्वराज चाहते थे। तो
इसमें क्या होता है, जो गरम दल के नेता हम आपको बता चुके हैं कि गरम दल के नेता कौन कौन थे, आपको बता चुके हैं, ये इनकी विचारधारा थी। इसके बाद इसमें देखेंगे कि जो इसके आगे आएंगे, जैसे गरमपंथी चरण के जो आगे आएंगे, तो हम उसमें देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे जो इसका अधिवेशन होता गया, और जो कांग्रेस है इसका जो विचारधारा में एक तरह से देखेंगे तो यहाँ जो गरमपंथी चरण है और जो नरमपंथी चरण है, इसमें क्या होगा कि जो गरमपंथी चरण के नेता और नरमपंथी चरण के नेता के विचारधारा में क्या होगा, मतभेद होने लगेगा। जब मतभेद होने लगेगा तो यही देखेंगे कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन होगा, इसमें क्या होगा, इसका विभाजन हो जाएगा, कांग्रेस का क्या होगा, विभाजन हो जाएगा। तो ये इसका परिणाम है। परिणाम में क्या होगा कि कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा, और जब ये अहिंसात्मक होगा, लेकिन जब ये विरोध और धरना प्रदर्शन करेंगे तो ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, जो ब्रिटिश सरकार वो क्या करेगी कि जो मुस्लिम की तरफ से है, एक तरफ से ये क्या कर रही है, 1905 उधर बंगाल विभाजन हो गया है और यहाँ से 1905 का पेज स्टार्ट हो रहा है। तो ये लोग धीरे धीरे इनका झुकाव, जो ब्रिटिश सरकार का, इनका झुकाव किधर, मुसलमानों की तरफ होने लगेगा। एक तरह से मान लीजिए कि ये हिंदू और मुस्लिम दोनों को उठाने की कोशिश करेंगे, और दोनों में क्या कराएंगे, प्रतिस्पर्धा कराएंगे, यानी दोनों में टकराव उत्पन्न करेंगे। तो उसी क्रम में देखेंगे कि यहाँ पे तो कांग्रेस का 1907 में विभाजन हो जाएगा सूरत अधिवेशन में, लेकिन जैसे ही 1906 में इन्होंने क्या किया, दिसंबर 1906 में, कि एक तरह से मुस्लिम लीग की स्थापना का शुरुआत कर दी। मुस्लिम लीग की स्थापना की शुरुआत 1906 में स्टार्ट हो जाती है। 1906 में जब लॉर्ड मिंटो आता है तो इसने मुस्लिम लीग को तवज्जो देना शुरू कर दिया, यानी एक तरह से इनको प्रति संतुलित करने के लिए, यानी कांग्रेस के प्रति संतुलित करने के लिए एक तरह से मुस्लिम लीग को उठाएगा। मुस्लिम लीग को उठाएगा, आगे चलकर यही क्या होगा कि 1947 के बाद यही हिंदू और मुस्लिम को देखते हुए ये 1947 के बाद भारत का पार्टीशन हो जाएगा। तो हम उसको जैसे जैसे आगे चलेंगे हिस्ट्री में उसको देखेंगे कि मुस्लिम लीग का और जो भारत के ये कांग्रेस की स्थापना का, इन दोनों में बीच में विवाद बढ़ेगा, और वो कैसे गहरी खाई में पैदा होगी, इससे दो गहरी खाई ऐसी पैदा होगी कि भारत का पार्टीशन करना पड़ेगा। हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन ये गरमपंथी चरण था, गरमपंथी चरण था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 1905 का, यानी बंगाल विभाजन। पहले इसके एक क्लास में और देखेंगे कि इसकी जो मुख्य अधिवेशन है हम उसको देख लेंगे, इसके बाद हम बंगाल विभाजन की तरफ चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।